अक्सर हम जो कोच होता है उसके काम को गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कोच का काम होता है बल्लेबाजों को बताना कि बल्लेबाजी कैसी करनी है और गेंदबाजों को बताना कि गेंदबाजी कैसे करनी है। जब कोई बल्लेबाज इंटरनेशनल टीम में पहुंचता है, उसकी सिलेक्शन होती है तो वो यही देखकर होती है कि उसने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की है। गेंदबाज को भी इसी क्राइटेरिया से चूज किया जाता है। तो कोच का काम ये नहीं होता कि वो बल्लेबाज को बताए कि बैट कैसे पकड़ना है, बल्लेबाजी कैसे करनी है, और ना ही गेंदबाज को ये बताना कि इन स्विंग आउट स्विंग कैसे करनी है। कोच का असली काम होता है मैन मैनेजमेंट। जो आपको 15 खिलाड़ी दिए गए हैं, आप उसको मैनेज कैसे करते हो, टीम का माहौल कैसा बना के रखते हो। बहुत सी मैं आपको ऐसी एग्जांपल्स दे सकता हूं जिससे आप ये समझ सकते हो कि कोच का एक्चुअल वर्क क्या है और कौन सा कोच सक्सेसफुल होता है और कौन सा कोच फेल हो जाता है। मैं यहाँ पर सिर्फ इंडियन कोचेस की ही बात करूंगा। शुरुआत करेंगे बिशन सिंह बेदी। बिशन सिंह बेदी पहले ऐसे इंडियन कोच थे जिनको इंडिया टीम का कोच बनाया गया। जब वो कोच बने तो कहा गया कि ये थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर के हैं। एक बार तो उन्होंने इंडियन टीम को ये तक कह दिया था कि मैं इस इंडिया टीम को उठाकर समुंदर में फेंक दूंगा। अब इतनी स्ट्रिक्टनेस होगी तो टीम का माहौल अच्छा नहीं रहेगा, और वैसा ही हुआ। टीम के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए। फिर हम बात करते हैं कपिल देव की। कपिल देव एक लेजेंडरी प्लेयर जिसने अपने क्रिकेट करियर में इतना कुछ हासिल किया है। पहले कप्तान जिन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन जब उनको कोच बनाया गया तो तब मैच फिक्सिंग जैसा स्कैंडल सामने आ गया जिसमें कपिल देव का नाम भी घसीटा गया। फिर उसके बाद अनिल कुंबले इंडिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर। जब वो कोच बने तब भी यही सुनने को मिला कि अनिल कुंबले का जो बिहेवियर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, टीम से वो प्यार से बात नहीं करते हैं। और ये बात सुनने को भी मिली थी कि चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में जसप्रीत बुमराह ने जब नो बॉल डाल दी थी तो अनिल कुंबले उनके ऊपर चिल्ला दिए थे कि आपने नो बॉल कैसे डाल दी। इसको देखकर विराट कोहली ने अपनी टीम के लिए स्टैंड लिया था और अनिल कुंबले को कोचिंग से हटा दिया गया था। अनिल कुंबले के बाद कोच बनाया गया रवि शास्त्री को। विराट कोहली के कहने पर रवि शास्त्री को अपॉइंट किया गया। रवि शास्त्री जिनके खुद की करियर की शायद इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स ना हो, लेकिन उन्होंने अपने कोचिंग टेन्योर में वो सब कुछ अचीव किया जो टीम इंडिया पहले अचीव नहीं कर पाई थी। सिर्फ आईसीसी ट्रॉफीज को छोड़ दिया जाए तो सेना कंट्रीज में जाकर मैच जीतना और टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा बदलाव अगर किसी कोचिंग टेन्योर में आया है तो वो रवि शास्त्री के टेन्योर में ही आया है। फास्ट बॉलिंग अटैक जो हमारा इंप्रूव हुआ, जो सामने आकर खड़ा हुआ, तो वो रवि शास्त्री और विराट कोहली दोनों की जोड़ी के अंदर ही हुआ। तो रवि शास्त्री इतने कामयाब कोच कैसे बने जब उनकी खुद के पास इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं थी, फिर भी वो कामयाब बने? उसका कारण यही था कि उन्होंने किसी को ये नहीं सिखाया कि बल्लेबाजी कैसे करनी है, बैटिंग कैसे करनी है। वो एक एल्डर ब्रदर की तरह टीम को लीड करते थे, हमेशा साथ में बने रहते थे। बस इसी तरीके से उन्होंने कोचिंग की है और जिसके कारण उनको सफलता भी हासिल हुई है। फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट में, द वॉल ऑफ क्रिकेट जिसको कहा जाता था। जब उसको इंडिया का कोच बनाया गया तो वो इतना कामयाब कोच बना। उसने T20 वर्ल्ड कप अपनी कोचिंग में जिताया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने टीम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से की थी। उसको ये पता था किस खिलाड़ी को कैसा मैसेज कन्वे करना है, टीम में प्यार कैसे बना के रखना है। कोच का असली काम ही यही होता है। अगर दो खिलाड़ियों के बीच में कोई अनबन है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कोई खिलाड़ी लो फील कर रहा है तो उसको मोटिवेट कैसे करना है, यही काम होता है कोच का। फिर कोच बनाया गया गौतम गंभीर को। इसमें कोई दो राहें नहीं है। गौतम गंभीर अपने टाइम के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे। उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है अपने क्रिकेट करियर में, तो उनकी अचीवमेंट के हिसाब से कोचिंग को डिजर्व करते थे। लेकिन पास्ट में जिस तरीके से उनका विराट कोहली के साथ तू मैं हुई थी, उनकी जिस तरीके की नेचर है, सबको डाउट था क्या ये अच्छे तरीके से कोचिंग कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कितनी देर तक कर पाएंगे। गौतम गंभीर को कोच बनाया गया उनका आईपीएल देखकर, ना कि उनका खुद का क्रिकेट करियर देखकर। आईपीएल में जब वो केकेआर की कप्तानी कर रहे थे, अपनी कप्तानी के अंडर उन्होंने 2 बार केकेआर को आईपीएल टाइटल जिताया। उसके बाद जब उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, केकेआर एक भी टाइटल नहीं जीत पाया। लेकिन दोबारा जब से उनको मेंटर बनाया गया, उसी साल केकेआर फिर टाइटल जीत जाता है। तो वहां से ये लगा कि गौतम गंभीर के अंदर कोचिंग वाले स्किल तो हैं, इसीलिए उनको कंसीडर किया गया टीम इंडिया के नेक्स्ट कोच के तौर पर। गौतम गंभीर जो ऐसा बंदा जिसको
खुद से कोई मतलब नहीं है, जो अपने पर्सनल मोटिव के लिए काम नहीं करता, वो एक खुददार बंदा है। इसको आप यहीं से समझ सकते हो। जब वो दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेल रहा था, पहले 3-4 मैचेस में वो फ्लॉप हो गया, तो उसने खुद दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलना छोड़ दिया और मेंटर का रोल ले लिया, कप्तान श्रेयस अय्यर को बना दिया और जितनी भी फीस थी उसकी वो दोबारा वापस कर दी दिल्ली फ्रेंचाइज को। इससे खुददारी और क्या हो सकती है। डाउट सिर्फ उनकी नेचर को लेके था कि क्या ये विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ कोऑपरेट कर पाएंगे या नहीं। गौतम गंभीर के कोच बनते ही उनका पहला दौरा था बांग्लादेश। बांग्लादेश जो एक आसान दौरा था, वहां टीम आसानी से जीत जाती है। लेकिन इनके कोचिंग में आप सबसे ज़्यादा सक्सेस अगर देखोगे तो वो लिमिटेड ओवर्स में देखोगे, स्पेशली टी20 में। टी20 में रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ये टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 को अलविदा कह चुके थे। उसके बाद कप्तान बनाया जाना था और सबको उम्मीदें थी कप्तान बनाया जाएगा हार्दिक पांड्या को, लेकिन उन सबसे परे हटकर कप्तान बनाया गया सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव ने भी ये प्रूव किया कि वो अच्छे खिलाड़ी होने के नाते एक अच्छे कप्तान भी हैं, क्योंकि सबको पता है कि सूर्य कुमार यादव ओडीआई और टेस्ट में चाहे खेले ना खेले, लेकिन टी20 में उनके बिना अभी प्लेइंग 11 इमेजिन करना मुश्किल है। तो सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाए जाने का उनका जो डिसीजन है वो काफ़ी हद तक सही साबित हो रहा है। ओडीआई में कुछ फेलियर्स भी हमको मिले और कुछ सक्सेस भी हमको मिली। चैंपियन ट्रॉफी सबसे बड़ी सक्सेस जो गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर हमको मिली। फेलियर में श्रीलंका में जाकर जो हम ओडीआई सीरीज़ हार गए, वो हमारे एक फेलियर में से आप कह सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक, सबसे बड़ा फेलियर जिसको गौतम गंभीर को कहा जा रहा था कि ये इसमें कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा सवाल गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर उठाए जा रहे थे, वो था लॉन्गर फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट। टेस्ट फॉर्मेट में हम एक एक करके वो सब कुछ खोते जा रहे थे जो हमने इतने सालों में अचीव किया था। पहली बार हम न्यूजीलैंड से अपने घर पर 3-0 से वाइट वॉश हो जाते हैं। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं बीजीटी सीरीज खेलने के लिए, पिछली 2 बीजीटी सीरीज हमने 2-1 से जीती थी, लेकिन इस बार हम वहां पर जाकर ये सीरीज हार कर आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान रोहित शर्मा ने ले ली, जिसके कारण गौतम गंभीर के ऊपर इतनी बातें नहीं आई। लेकिन पीठ पीछे यही सवाल उठ रहे थे कि कोच गौतम गंभीर टेस्ट में इतने अच्छे कोच साबित नहीं हो पा रहे हैं। सुनील गावस्कर साहब ने तो ये भी कह दिया था कि हमको स्प्लिट कोचिंग का आइडिया अपना लेना चाहिए, कि हम अलग फॉर्मेट में अलग कोच भी रख सकते हैं, जिस तरीके से अलग फॉर्मेट में हमने अलग कप्तान रखे हुए हैं। उसके बाद अचानक से रोहित शर्मा, विराट कोहली टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेते हैं, जिसका रिस्पॉन्सिबल भी कोच गौतम गंभीर को ही बताया गया और कहा गया इन्होंने इनको मजबूर किया है टेस्ट से रिटायरमेंट लेने का, अदरवाइज ये दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज खेलना चाहते थे। लेकिन गौतम गंभीर ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर इंग्लैंड दौरा शुरू होता है और इंग्लैंड में जाके जब टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच जीता हुआ हार जाती है, तब कहा जाने लगा नहीं भाई साहब, अब भी हम 5-0 से इंग्लैंड से हार के आने वाले हैं। अगर एक आधा मैच हम ड्रॉ भी करवा लेंगे बारिश के कारण, तब भी 4-0 तो पक्के ही हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा टेस्ट मैच होता है और टीम इंडिया वो मैच जीत लेती है, 1-1 से सीरीज बराबर हो जाती है, तब भी किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि हम सीरीज बराबर करके आ जाएंगे। तब भी यही कहा गया कि 3-1 से टीम इंडिया ये सीरीज हार जाएगी। उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच फिर टीम इंडिया हार जाती है, 2-1 से टीम इंडिया पिछड़ जाती है। चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है और आखिरी टेस्ट मैच में जब टीम इंडिया इतिहास रचती है, 6 रनों से मैच जीत लेती है, सीरीज 2-2 से बराबर हो जाती है। अब उन सारे सवालों के ऊपर विराम लग गया, उन सारे क्वेश्चन के ऊपर ताला लग गया जो ये कह रहे थे कि गौतम गंभीर टेस्ट में कोचिंग नहीं कर सकते। गौतम गंभीर एक यंग टीम को लेके गए, एक यंग कप्तान के साथ उन्होंने इंग्लैंड में जाके 2-2 से सीरीज बराबर की है। ये कोई छोटी बात नहीं है। विराट कोहली के पास इतने बड़े बड़े खिलाड़ी थे, इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर थे, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह जब वो अपनी प्राइम फॉर्म में थे, पुजारा, रहाने, ये सब बल्लेबाज जो मिडिल ऑर्डर को संभालते थे, तब भी हम वो सीरीज 2-2 से बराबर करके आए थे। लेकिन ये एक यंग टीम जिसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कप्तान जो पहली बार कप्तानी कर रहा है, उसके अंडर अगर हम 2-2 से सीरीज बराबर करके आते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने गौतम गंभीर का सेलिब्रेशन देखा होगा, तो वो सेलिब्रेशन टीम
टीम इंडिया की जीत का नहीं, उन सारे लोगों की बातों का था जो बार बार गौतम गंभीर की टेस्ट कोचिंग पर उंगलियां उठा रहे थे और कह रहे थे कि गौतम गंभीर टेस्ट की कोचिंग नहीं कर सकता है, हमको टेस्ट से गौतम गंभीर को हटा देना चाहिए। एक जीत कैसे सबका परसेप्शन चेंज कर देती है, हमको यहां से सीखना चाहिए। अगर ये सीरीज टीम इंडिया हार गई होती तो हम सब लोग यहां बैठकर उंगली उठा रहे होते कोच गौतम गंभीर पर और कह रहे होते गौतम गंभीर को टेस्ट कोचिंग से इस्तीफा दे देना चाहिए। गौतम गंभीर की कोचिंग की एक खास बात मैं आपको बताता हूं कि इनकी कोचिंग के अंडर बहुत से ज्यादा खिलाड़ियों को अब मौका मिल रहा है। आप पहले देखोगे ना, जो 11 खिलाड़ी ओडीआई खेलते थे वही टेस्ट खेलते थे। टी20 तो चलो पहले होता नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट में सेम खिलाड़ी आपको देखने को मिलते थे। लेकिन अब हर फॉर्मेट में आपको अलग अलग खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। अगर हम मान लें टी20 के 11 खिलाड़ी, ओडीआई के 11 खिलाड़ी, टेस्ट के 11 खिलाड़ी, तो 33 प्लेयर्स को मौका मिल रहा है। मतलब जो टैलेंटेड खिलाड़ी जो सिर्फ इसी कारण पीछे रह जाते थे क्योंकि उनकी जगह पर ऑलरेडी कोई टीम में सेट हो चुका था, लाइक दिनेश कार्तिक को इसीलिए टीम इंडिया में मौका नहीं दिया गया क्योंकि टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन अब हर प्लेयर्स को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मौका मिल रहा है। जो टेस्ट में अच्छा कर सकता है उसको सिर्फ टेस्ट खिलाया जाता है, जो ओडीआई में अच्छा कर सकता है उसको सिर्फ ओडीआई खिलाया जाता है, जो टी20 का स्पेशलिस्ट है उसको टी20 खिलाया जाता है। सूर्य कुमार यादव सिर्फ टी20 खेलते हैं, श्रेयस अय्यर सिर्फ ओडीआई खेलते हैं, शुभमन गिल टेस्ट खेलते हैं। तो ये सारी चीजें जो बदलाव आया है ये गौतम गंभीर के टाइम पर आया है। गौतम गंभीर के टाइम पर अलग फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान बनाए गए हैं। ओडीआई में रोहित शर्मा कप्तान है, टी20 में सूर्य कुमार यादव कप्तान है और टेस्ट में अब शुभमन गिल कप्तान है। तो ये सारे चेंजेस हुए हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, वो टीम के साथ बने हुए हैं, लाइक ईश्वरन, अर्शदीप सिंह। लेकिन जब टीम सक्सेस हासिल करती है तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ईश्वरन की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखकर टीम ने उनको साथ में रखा हुआ और वो चाहते हैं कि ईश्वरन को हम सिर्फ ओपनिंग ही करवाएं। लेकिन ओपनिंग जायसवाल और केएल राहुल हमारे सेट हैं। अगर कोई सीरीज ऐसी आती है हल्की फुल्की जिसमें इन दोनों में से किसी एक को रेस्ट दी जाती है, तब ईश्वरन को पक्का ओपनिंग के तौर पर मौका मिलेगा। ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे।